सुलापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक आदमी मोतीचूर के लड्डू बेचा करता था। चंदू के लड्डू सारे सुलापुर में बड़े ही फेमस थे। उसके यहाँ के लड्डू शादियों में, मंदिरों की पूजाओं में तथा बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्ति भी खाया करते थे। चंदू के मोतीचूर के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट और टेस्ट में तो लाजवाब थे। उसके ठेले पर लोग लड्डू खाते और कुछ घर पर पैक करवा कर लेकर जाते थे। चंदू भाई, आधा किलो मोतीचूर के लड्डू पैक करके देना। भाई साहब, मुझे भी 1 किलो मोतीचूर के लड्डू चाहिए। हाँ बहन, अभी देता हूँ। ऐसा कह चंदू अपने पास रखे हुए बॉक्स उठाता है और उसमें आधा किलो 1 किलो लड्डू पैक कर देता है। तभी चंदू का बेटा सूरज वहां जाता है और वो अपने पिताजी से, पिताजी, माँ ने खाना बनाया है, आप घर जाकर खाना खाकर आइए। अरे बेटे, आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। आज रेडी पर तो ग्राहकों की जैसे लाइन ही लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, मैं यहाँ खड़ा रहकर ग्राहकों को लड्डू दे देता हूँ। अरे इतने लड्डू बस नहीं होंगे, और बनाने पड़ेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बनाकर रख दूंगा। अरे तुझसे नहीं होगा, तूने अब तक ये काम कभी किया ही नहीं है। सूरज अपने पिताजी को पतेले में रखे हुए मिश्रण से 3-4 लड्डू बनाकर दिखाता है और अपने पिताजी से, पिताजी, मैं एक हलवाई का बेटा हूँ, मुझे इतना तो आना ही चाहिए। हाँ बेटे, चल मैं घर जाकर खाना खाकर आता हूँ। चंदू को अपने बेटे की समझदारी पर बहुत गर्व होता है। अब चंदू घर खाना खाने के लिए चला जाता है। यहाँ रेडी पर सूरज ग्राहकों को नाप तोल कर लड्डू दे रहा था। ग्राहकों की भीड़ खत्म हो जाने के बाद सूरज पतीले में रखे लड्डू के मिश्रण से लड्डू बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में सूरज पूरे के पूरे लड्डू बना लेता है। 2 घंटे के बाद चंदू फिर से अपने ठेले पर वापस आ जाता है। तभी सूरज चंदू से, पिताजी, मैंने सारे ग्राहकों को नाप कर लड्डू दिए हैं, पैसे गल्ले में रख दिए हैं। अब मैं घर जाता हूँ, मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, ये लो पैसे। इन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ ले लेना। हाँ पिताजी, मैं इन पैसों से पेन ले लूँगा। ठीक है बेटे। सूरज चंदू और जानकी की एकलौती औलाद थी। वो दोनों सूरज को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक से पड़ोसी राघव चंदू के घर का दरवाजा ठकठकाता है। सूरज, जरा बेटा देख तो कौन है दरवाजे पर? कब से दरवाजा ठकठका रहा है? अरे आ रहा हूँ। सूरज दरवाजा खोल के देखता है तो पड़ोसी राघव उनके दरवाजे में खड़ा होता है। वो देख सूरज, अरे राघव भैया, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? सूरज, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि काम करते समय तुम्हारे पिताजी के हाथ पर गर्म तेल गिर गया है। उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम दोनों जल्दी चलो। क्या? माँ, जल्दी चलो। हे भगवान, पता नहीं ये किस हालत में होंगे। ऐसा कह जानकी रोने लगती है। अब तीनों मिलकर अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल में चंदू को डॉक्टर देख ही रहे थे कि तभी डॉक्टर उन दोनों से, इनके हाथ पर गरम तेल गिरने की वजह से हाथ की स्किन जल गई है और जख्म भी बहुत गहरे हैं। इन्हें ठीक होने में तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे। ऐसा कह डॉक्टर दवाइयाँ लिख वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूरज अपने पिताजी से, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, काम कर रहा था तो गरम कढ़ाई को कैसे हाथ लग गया और उसमें से सारा तेल मेरे हाथ पर गिर गया। कुछ समझ में ही नहीं आया। आप आराम कीजिए। दूसरे दिन डॉक्टर ने चंदू को घर जाने की इजाजत दे दी। अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा था तो घर जाकर सूरज ने अपनी गुल्लक भी फोड़ दी और उसमें से जो भी रुपए पैसे जमा हुए वो अस्पताल में भर आया। जानकी, अब हमारा कैसे होगा? हमने जोड़े हुए सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। तभी सूरज वहां आकर चंदू से, पिताजी, आप आराम करो, आपको कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं और लड्डू का ठेला मैं संभाल लूंगा। आपने मुझे लड्डू बनाना सिखाया है ना, बस कल से ठेले का सारा काम मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन से अब सूरज बाजार में लड्डू का ठेला लगाने लगा। घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज के ऊपर आ गई थी। सूरज अपने पिताजी की तरह बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाया करता था। उस दिन एक आदमी आकर सूरज से, ये चंदू मोतीचूर लड्डू वाले का ही ठेला है ना?
जी वो मेरे पिताजी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए ठेला मैं ही संभाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सेठ जी ने राम मंदिर में होने वाले महोत्सव के लिए 30 किलो मोतीचूर लड्डुओं की ऑर्डर दी थी। चंदू भैया को पता है। जी ज़रूर, आपको आपका ऑर्डर ठीक समय पर मिल जाएगा। लड्डू सुबह 9 बजे से पहले ही चाहिए। ये लो 2000 रुपये एडवांस देकर जा रहा हूँ। बाकी के पैसे लड्डुओं के ऑर्डर देने के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। अब सूरज खुशी खुशी एडवांस लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ से, माँ, आज बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कम से कम 7 से 8 हजार का ऑर्डर होगा। उन्होंने एडवांस में 2000 रुपये दिए हैं। ये लो, ये अपने पास रखो। ठीक है बेटा, लेकिन कितने मोतीचूर के लड्डू बनवाने हैं? माँ, कल राम मंदिर में मुझे 30 किलो लड्डू बनाकर सुबह 9 बजे तक पहुँचाने हैं। बेटे, तुझसे ये ऑर्डर पूरी हो पाएगी ना? बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पिताजी, अगर सुबह जल्दी उठकर मैं लड्डू बनाना शुरू कर दूंगा तो 9 बजे तक हो ही जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसकी लड्डू बनाने में पूरी मदद करूंगी। सूरज अगले दिन जल्दी उठ जाता है और अपनी माँ जानकी के साथ 30 किलो लड्डू बना लेता है। लड्डू जब बन जाते हैं तब सारे लड्डू सही तरीके से वो पैक करता है। उन्हें एक ऑटो में रख मंदिर लेकर चला जाता है। मंदिर में सुबह पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी सेठ और सेठानी वहाँ पर खड़े रहकर पंडित जी से बातें कर रहे थे। ये देख सूरज, ये लीजिए सेठ जी, आपके मोतीचूर के लड्डुओं का ऑर्डर। आपने बोला था ना, तो मैं वक्त पर लेकर आया। ऐसा कह सूरज सेठ जी के हाथ में एक बॉक्स रख देता है। उन बॉक्स में से लड्डुओं की खुशबू आती है। तभी सेठ जी, लड्डू की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये लीजिए पंडित जी, पहला भोग भगवान राम जी को ही चढ़ाइए। पंडित जी भगवान को भोग चढ़ाकर आरती करते हैं। सभी आरती में मग्न हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पंडित जी सभी को लड्डुओं का प्रसाद बांटते हैं और उसे खाकर सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। तभी सेठ जी सूरज से, बेटे, ये लो तुम्हारे मिठाई के 7000 रुपये। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे तुमने। और हाँ, ये 2000 रुपये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। धन्यवाद सेठ जी। सूरज खुशी खुशी घर आता है। घर आते ही ये खुशखबरी अपनी माँ और पिताजी को बताता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब थोड़े ही दिनों में चंदू भी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने पर चंदू ने फिर से अपने ठेले पर काम करना शुरू कर दिया। सूरज की पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाने के बाद उसने अपने पिताजी का ही काम संभाला। अब दोनों बाप बेटों ने मिलकर सुलापुर गांव में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान शुरू की। चंदू के घर के हालात जल्द ही बदल गए और वो फिर से हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करते रहो, तरक्की खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। माधवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शंकर और गौरी नाम का एक प्यारा सा नौजवान जोड़ा रहता था। उन दोनों के पास ज्यादा पैसे या सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन वो दोनों बहुत खुश रहा करते थे। गौरी अब पेट से थी, तो शंकर अपने होने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत किया करता था। गौरी, ये लो ताजे फल है, सीधे खेत से लाया हूँ। भरपेट खाओ ये फल, जिससे हमारे बच्चे को वो सारा पोषण मिले जिसकी उसे जरूरत है। जी मैं तो खा लूंगी, पर आप भी खाइए ना मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। शंकर और गौरी के आपसी प्यार के कारण ही उनके सारे कष्ट ना के बराबर हो जाते थे। दोनों मिलकर बहुत ही खुशमिजाज जिंदगी जी रहे थे। पर मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बच्ची के दुनिया में आते ही गौरी चल बसी। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरी गौरी ही मुझसे छीन ली। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी इस छोटी सी गुड़िया का तो ख्याल किया होता। शंकर बहुत दुखी था। उसने कई दिनों तक खाने से भी मुंह मोड़ लिया था। शंकर की बेटी का पालन पोषण उसकी बुआ किया करती थी, पर कुछ ही दिनों बाद वो भी अपने घर चली गई। अब घर में बस शंकर और उसकी नन्ही सी बच्ची थी। शंकर उसके पास सोया था, तब उसे एक सपना आया। अजी सुनिए तो, उठिए भी। गौरी, तुम वापस आ गई मेरे लिए। तुम्हारे बिना मेरा हर एक पल कष्टदायक है। मुझे भी अपने साथ ले चलो गौरी।
सुना आपने? हमारी बच्ची आपको बुला रही है। क्या आप उसे ऐसे ही लाचार छोड़ देंगे? तभी शंकर के दिल में जैसे चुभन होने लगी। शंकर रोते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हमारी बिटिया को मेरी जरूरत है। पल के खुलने पर शंकर उठ गया और अपनी बेटी को गोद में लेकर, मेरी गुड़िया, अपने पिता को माफ कर देना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। शंकर की बेटी उसके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आई थी। इसीलिए शंकर ने उसका नाम भी आशा रखा। जैसे जैसे आशा बड़ी होती गई, वो भी अपने पिता से बहुत जुड़ गई। एक दिन खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी तारों को देखने के लिए बाहर लेटे थे कि तभी आशा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज गुरुजी ने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते और इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है, पर मेरे पास तो माँ ही नहीं है पिताजी। आशा, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ हमें ऊपर से देखा करती है। भगवान ने ही उन्हें अपने पास बुला लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया तुम्हारे माँ बाप दोनों की भूमिका निभाने के लिए। सच्ची? हाँ बेटा, सच्ची मुच्ची। शंकर ने वाकई में बेटी को कही बात सच साबित की थी। उसके खाने से लेकर चोटी बनाने तक, उसकी पढ़ाई से लेकर उसे सही आदतें सिखाने तक सभी जिम्मेदारियां निभाता था शंकर। गांव वाले भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते थे कि शंकर खेती और चूल्हा चौका दोनों कैसे संभाल लेता है। परंतु कुछ चीजें थी जिस पर शंकर का कोई भी काबू नहीं था, और वो थे आशा के दोस्तों के सवाल। आशा, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? सिर्फ पिता के साथ रहना मुश्किल होता होगा ना? क्या बात कर रही हो तुम? मेरे पिताजी ही मेरी दुनिया है। रही बात माँ की, उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। पिताजी कहते हैं वो हमें दूर से देखती है। आशा के ऐसे कहते ही उसकी सारी सहेलियां उस पर हंसने लगी। ये देख आशा वहां से चली जाती है। उस रात आशा को रोते देख शंकर समझ गया था कि उसकी सहेलियों ने उसे कुछ कहा होगा। शंकर आशा का मन अच्छा करना बखूबी से जानता था। शंकर ने उसकी मनपसंद की कद्दू की सब्जी बनाई और खाने की थाली लेकर आशा के पास गया। खाना देख आशा खुश हो गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मेरी हर कमजोरी जानते हो, है ना? आखिर आपके रहने पर मुझे किस चीज की कमी? तो ये बात थी। बिटिया रानी, देखो, अपनी माँ को याद करना गलत नहीं है, पर कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारा साया बनकर खड़ा हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं। आशा अब बड़ी हो गई थी। उसके गुणों की चर्चा हर जगह होती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। और हाँ, एक और चीज थी जिसके लिए वो हमेशा खबरों में रहती थी। वो थी उसकी चित्रकारी। गांव के लोग मानते थे कि वो अपने गुणों से कलेक्टर या फिर कोई अफसर बन जाएगी, लेकिन आशा अपने चित्रकारी के काम में बहुत लीन रहती थी और उसे इतने ईमानदारी से काम करते देख शंकर भी बहुत खुश था। कुछ ही सालों में शंकर अपने जिगर के टुकड़े की शादी एक भले इंसान से कर देता है। बेटी, हमेशा खुश रहना और अपने इस पिता को याद करते रहना। पिताजी, आप तो मेरी दुनिया हो, मैं आपको कैसे भूलूंगी। आशा हमेशा ही शंकर से जुड़ी रही। कुछ साल बीत गए। आशा ने एक प्रोग्राम के लिए शंकर को शहर में बुलाया था। शंकर के लाख ना कहने पर भी आशा ने उसकी एक ना सुनी और अपने पिता को शहर बुला ही लिया। शंकर को बड़े ही आदर सत्कार से आशा अपने घर ले आई। वहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद दोनों प्रोग्राम के लिए निकल गए। वहाँ जाते हुए शंकर आशा से, बेटी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप जल्दी ही जान जाएंगे पिताजी। कार से बाहर निकलने पर शंकर ने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। दोनों अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही शंकर ने देखा बहुत सारी पेंटिंग सामने बड़ी सी दीवार पर देखने के लिए लगाई गई है। शंकर उन सब पेंटिंग्स को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक पेंटिंग को देखकर नम हो गई। वो पेंटिंग थी एक छोटी सी बच्ची और उसके पिता की, जिसमें पिता बच्ची को खाना खिला रहे हैं और बच्ची पढ़ाई में व्यस्त है। और उस पेंटिंग का नाम था बाप की ममता। उस पेंटिंग ने अवार्ड जीता था। तभी आशा पीछे से आती है और शंकर के पैर छूकर कहती है, मेरी हरदम देखभाल करने वाले और माँ बाबा दोनों का बखूबी किरदार निभाने वाले इस महान इंसान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
पिता घर की ठोस नींव होते हैं, जिनके साए के अंदर हमें किसी प्रकार का भय या फिर कष्ट नहीं होता। उनके प्रेम की तुलना हवा से की जा सकती है, जो हमारे साथ रहती तो हरदम है, पर हमें आभास नहीं होता।